So hello class 11th, welcome back again in our class. So अभी प्रीवियस लेक्चर जो था आपका, उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मेज़रमेंट क्या होता है ना। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं जल्दी से, मेज़रमेंट क्या होता है ना। फिर हमने डिस्कस किया कि यूनिट क्या होती है ना। फिर हमने डिस्कस किया कि कितने टाइप्स की यूनिट होती है। तो इसमें मैंने आपको बताया था क्या, फंडामेंटल, और इसमें होता है क्या, ये दूसरा क्या बताया था, डिराइव्ड। अच्छा, फंडामेंटल में के साथ कुछ और यूनिट जुड़ी होती है, उनको बोलते हैं क्या, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो होती हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो है क्या, डायमेंशन। तो मेजरमेंट क्लियर, यूनिट फंडामेंटल क्लियर एंड डिराइव्ड भी क्लियर। सो फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल अपनी जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं फंडामेंटल फॉर्म में है, जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती है। डिराइव्ड जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से ही मिलकर के बनी हुई होती है ना। सप्लीमेंट्री मतलब, तो ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स में बेसिकली दो आती हैं। एक होता है आपका क्या, प्लेन एंगल, है ना, प्लेन एंगल, और दूसरा होता है क्या, सॉलिड एंगल। अब इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है कि प्लेन एंगल जो है उसकी जो यूनिट होती है, प्लेन एंगल मतलब पता होगा आपको ना, जैसे आप पढ़े हो ये थीटा एंगल है, तो जो एंगल वो आप प्लेन पे ड्रॉ करते हो वही क्या होता है, प्लेन एंगल होता है, दैट इज़ थीटा। तो इसकी जो यूनिट होती है प्लेन एंगल की, है ना, सो प्लेन एंगल की यूनिट क्या होगी, प्लेन एंगल अगर क्या है मान लीजिए आपके पास सपोज थीटा, तो इसकी यूनिट क्या होगी आपकी, रेडियन। ठीक है, क्या होगी, रेडियन। और इसको पाई के फॉर्म में मेजर करते हैं, किस फॉर्म में, पाई रेडियन। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है कितना, 180 डिग्री। इज दैट क्लियर। सो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है प्लेन एंगल, तो कंप्लीट एंगल प्लेन एंगल मैक्सिमम हो सकता है कितना, 360 डिग्री, मतलब 2 पाई के बराबर। फिर दूसरा होता है सॉलिड एंगल। तो सीधी सी बात है, सॉलिड एंगल जो है आपका, दिस एंगल इज फॉर्म्ड बाय 3 डायमेंशनल शेप। तो सपोज आपके पास ये क्या है, कोन है। ठीक है, अब ये कोन कैसा है, 3D। अब 3D कोन में जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये कैसा बनेगा, क्या बनेगा, ये सॉलिड एंगल बनेगा। तो सॉलिड एंगल जो होता है, ठीक है ना, वो कैसा एंगल होता है, 3 डायमेंशनल। मतलब सॉलिड एंगल कैसा होगा आपका, दैट इज 3D एंगल। और इसका जो मैक्सिमम प्लेन मतलब सॉलिड एंगल मैक्सिमम कितना होता है, सो मैक्सिमम दैट इज 720 डिग्री। और इसको अगर पाई रेडियन में कैलकुलेट करें तो कितना होता है, 4 पाई। ठीक है ना, ये बेसिक कंसेप्ट था। सो अब इसमें बात वही होती है, सपोज जैसे ये कोन का रेडियस हो गया है ना, सो रेडियस हो गया, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को अगर अपन क्या कंसीडर कर लें, आर कंसीडर कर लें, तो ये कंसेप्ट है इसका बेसिकली, किसका, सॉलिड एंगल का। तो सॉलिड एंगल जो है आपका वो 3 डायमेंशनल एंगल है, और प्लेन एंगल जो है वो आपका 2 डायमेंशनल एंगल है। तो प्लेन एंगल को अपन 2D एंगल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 2D एंगल। ठीक, तो इसकी यूनिट क्या है, रेडियन, और इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, इसको बोलते हैं स्टेरेडियन। क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन। क्लियर। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, जो सॉरी सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, उनकी यूनिट तो होती है रेडियन और स्टेरेडियन। तो ये क्या है, इनकी यूनिट्स हैं, बट इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात जो है, इम्पॉर्टेंट बात जो समझने वाली है एंगल्स के बारे में या सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में, सो दे हैव, ओके, दे हैव यूनिट्स बट दे आर डायमेंशनलेस। तभी डायमेंशन नया वर्ड सुन रहे हो तो कंफ्यूज नहीं होना, डायमेंशन के बारे में डिस्कस करते हैं अभी, है ना। सो बस अभी इतना समझो कि जो ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, इनकी यूनिट तो होती है। अगर आपसे कोई बोले कि प्लेन एंगल की यूनिट क्या है, तो आप बोलोगे रेडियन, और सॉलिड एंगल की यूनिट क्या है, स्टेरेडियन, बट डायमेंशन तो दे आर डायमेंशन लेस।
क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का जो पढ़ाने का मतलब निकलेगा, उसमें आप ये सीखोगे कि डायमेंशंस क्या होती हैं और डायमेंशंस की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। तो पहले बात करते हैं डायमेंशन होता क्या है। डायमेंशंस। अच्छा, अब ये जो डायमेंशन है इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यूनिट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब यूनिट बना दी गई तो फिर डायमेंशन क्यों आया या फिर डायमेंशन को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि जो हमारे जो साइंटिस्ट थे ना, तो साइंटिस्ट जो थे वो मतलब बोल सकते हो आप थोड़े बहुत कैसे थे। अब यहाँ पे पॉलिटिकल एग्जांपल नहीं देता हूँ मैं, लेकिन नेशनल पार्क्स आप सुने होंगे, नेशनल पार्क्स या जो भी गवर्नमेंट की स्कीम होती हैं, तो आपने देखा होगा कि उन गवर्नमेंट की स्कीम्स में जो एट अ टाइम मतलब ऑन टाइम जो पीएम होता है, प्रधानमंत्री आपका होता है, प्राइम मिनिस्टर, तो वो कुछ योजनाएं अपने मन से किसी अपने या तो अपने नाम से कोई योजना चला देता है या फिर अपने पॉलिटिकल पार्टी के किसी बड़े लीडर के नाम पे कोई योजनाएं स्कीम्स जो होती हैं, है ना, गवर्नमेंट की योजनाएं चला देता है। तो और कुछ हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसे भी थे जिन्होंने अपने पोस्ट के नाम पे जो उनकी स्कीम्स थी चलाई गई। तो मतलब कुल मिला के ये है कि स्कीम तो कुछ और होती है लेकिन उसका नाम कुछ और रख दिया जाता है। सेम यही केस है यूनिट्स के साथ या क्वांटिटीज़ के साथ भी यही हुआ। सपोज किसी साइंटिस्ट ने किसी यूनिट या किसी भी क्वांटिटी की डिटेल में जा करके सर्च किया और उसकी उन्होंने एक यूनिट वैल्यू डिफाइन की। अब उस साइंटिस्ट ने की है तो सीधी सी बात है, उसने यूनिट का नाम अपने नाम पे रख दिया या उस यूनिट का नाम उस साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए उसके नाम पे रख दिया गया। सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, जैसे फोर्स हो गया। सो फोर्स की यूनिट आप क्या पढ़ते हो? न्यूटन, है ना, न्यूटन। और जैसे वर्क हो गया तो वर्क की यूनिट क्या पढ़ते हो आप? जूल। ऐसे ही बहुत सारे हैं एग्जांपल्स, है ना, जहाँ पर पे जो जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी जो यूनिट्स है ना वो साइंटिस्ट के नाम पे रख दी गई। तो प्रॉब्लम ये हुई कि ये फंडामेंटल तो दिख नहीं रहा है। न्यूटन क्या फंडामेंटल है यूनिट? फोर्स, क्योंकि फोर्स अकेले तो फोर्स को सिर्फ अकेले एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं डिफाइन किया जा सकता। ये इसमें बहुत सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है कि कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है इस न्यूटन से। तो ये प्रॉब्लम थी, इसलिए किसको इंट्रोड्यूस किया गया? डायमेंशन को। अब डायमेंशन में आपको ये दिख जाएगा कि कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जो इस क्वांटिटी के अंदर मिली हुई हैं, या ये बोल सकते हो कि जो फोर्स है वो किन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रहा है। आई बात समझ में? तो अगर मैं न्यूटन को तोड़ूँ फार्मूले से, तो ये जो इसका फार्मूला बनेगा क्या बनेगा? F इज इक्वल्स टू क्या होता है? m इंटू ए। सो इसके SI यूनिट क्या हो जाएगी? m फॉर किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। एक्चुअल में इसकी जो यूनिट है वो क्या है? किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो ये न्यूटन इसको रिप्लेस कर दिया किसने? न्यूटन ने। लेकिन न्यूटन के अंदर तो ये चीज़ नहीं दिख रही है ना। तो इसीलिए डायमेंशन की ज़रूरत पड़ी कि सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को अगर उनकी आप डायमेंशन लिखते हैं तो डायमेंशन में आपको एक चीज़ दिख जाती है कि उसके अंदर कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। ओके, सो डायमेंशन इसीलिए इंट्रोड्यूस की गई। आई बात समझ में? तो अगर मैं इसकी डायमेंशन बोलूँ तो आप देखो, किलोग्राम क्या है? मास, ठीक है। m क्या है? दैट इज़ मीटर लेंथ, एंड दैट इज़ t-2 सेकेंड इनवर्स ऊपर जाएगा, तो mLT-2 ये डायमेंशन है। अब आप यूनिट भले ही न्यूटन लिख रहे हो, लेकिन अगर डायमेंशन में आप न्यूटन नहीं लिख सकते। आपको बताना पड़ेगा कि मास, लेंथ और टाइम पे ये क्या कर रहा है? फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको पता चल रही हैं किससे? डायमेंशन से। क्लियर? तो इसीलिए जितनी सारी क्वांटिटीज़ होती हैं उनके डायमेंशंस भी ज़रूरी होते हैं कि पता होने चाहिए आपको, है ना। सो आई विश क्लियर हुआ होगा। सो डायमेंशन क्या है? व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशंस आर बेसिकली द फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटीज। ओके, सो डायमेंशंस आर
फंडामेंटल, क्या बोल सकते हैं, फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, या फिजिकल जितनी भी क्वांटिटी है आपकी, ठीक है, फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशंस। सो अब एग्जांपल्स मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। एग्जांपल देख लो जितनी सारी क्वांटिटीज मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। देखिए फोर्स आपको पता होना चाहिए, फोर्स इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि फोर्स का रिलेशन बहुत सारी क्वांटिटीज से। तो फोर्स का जो, अगर आपको फाइंड आउट करना है क्या, कि फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो सिंपल फोर्स का आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्लियर। सो मास दैट इज फंडामेंटल, तब तक ब्रेक करो जब तक आपको फंडामेंटल नहीं मिल जाए। तो मास दैट इज फंडामेंटल, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सॉरी वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब देखिए मास मिल गया, टाइम मिल गया, बचा क्या, वेलोसिटी। तो इसको ही ब्रेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक टाइम ऑलरेडी है यहाँ पे, टाइम इनटू टाइम। तो देखिए ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, ये भी सारी चीज़ें क्या है, फंडामेंटल। मास तो मास, या डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरीके का लेंथ ही है ना। तो मास लेंथ टाइम मिल गया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो m दैट इज डिस्प्लेसमेंट l एंड t -2। -2 क्यों है, टाइम इनटू टाइम, टाइम स्क्वायर। अभी किस में है, रेसिप्रोकल डाउनवर्ड्स, तो ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक, चलिए इसका एक और एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको, है ना। फोर्स का यूज़ कैसे करना है ये बता देता हूँ। जैसे आपको सपोज फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ वर्क। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का अगर आपको पता है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, नहीं पता तो फिर सेम प्रोसेस। तो फोर्स की याद कर लो, फोर्स की क्या होती है डायमेंशन, ml t -2, क्लियर। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, तो l को मल्टीप्लाई कर दो। सो ml2 t -2, क्लियर है ना। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे बहुत सारे आप निकालते रहना यार, इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट। सो डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो 9th में आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे सारी क्वांटिटीज आपको पता होनी चाहिए। F फोर्स है, m1 m2 मास है, r क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीन्स लेंथ। तो कैपिटल जी का फाइंड आउट करोगे तो कैपिटल जी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2। सो फोर्स का पता ही है आपको, डिपेंड कर रहा है ना अगेन। तो फोर्स क्या हो जाएगा, mlt -2 इंटू दैट इज l स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर क्या है, लेंथ है, आर l स्क्वायर, और m1 m2 क्या हो जाएगा, m स्क्वायर। सो ये कैंसिल हुआ एंड l स्क्वायर प्लस 2 + 1 दैट इज 3। सॉल्व करते आता है ना, डायमेंशन ऑफ जी क्या हो जाएगी, दैट इज m ऊपर गया, सो m -1, l2 + 1 दैट इज 3, सो l3 एंड t -2। सो m -1 l3 t -2। सॉरी यार, क्लियर। सो ये बात हो गई किसकी, कैपिटल जी की। तो कैपिटल जी की डायमेंशन कैसे निकालना है, ऐसे। तो सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस करिए, आपको फार्मूले पता है, और फार्मूले अगर पता है तो भी काम बन जाएगा। या जो फार्मूले किस क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं, तो फोर्स जो है मैकेनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसको याद कर लो। बाकी जो फोर्स किसी पे डिपेंड कर रहा है, आप डायरेक्ट डायमेंशन रखो और उसको सॉल्व कर लो, क्लियर। सो ये बेसिक बात हो गई किसकी, डायमेंशन की। तो आज की क्लास थोड़ी छोटी है, छोटी इसलिए है क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं, है ना। तो इसके बाद जल्दी से प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फिर ख़त्म करते हैं, है ना। फिर आपका डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे जिसमें अपन डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। तो पहले प्रॉपर्टीज़ जो हैं कुछ वो जान लेते हैं क्विक व्यू में, ठीक है।
सो प्रॉपर्टीज़ में इंपॉर्टेंट जो है बता देता हूँ, वैसे तो होती बहुत सारी है, ठीक है ना। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमेंशन में पहला क्या है, पहली प्रॉपर्टी है आपकी कि इफ़, पहले नोट कर लीजिए फिर एक्सप्लेन करता हूँ। इफ़ डायमेंशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज are same. Okay, so it doesn't means that quantities are also same. क्लियर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर डायमेंशंस बराबर है तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वांटिटीज भी सेम टाइप की है। एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, जैसे वर्क हो गया, वर्क की डायमेंशन हुई मैंने बताई क्या होती है, mL2T-2, और एक हो गया क्या, टॉर्क की भी डायमेंशन सेम ही आती है, ठीक है ना। फॉर्मूला पता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सेम डायमेंशन हो गई, mL2T-2, डायमेंशन तो सेम है ना, यूनिट भी सेम आएगी, बट क्या क्वांटिटीज़ जो है वो सिमिलर टाइप की है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो वर्क और टॉर्क क्या है, सिमिलर क्वांटिटीज़ नहीं है। तो आप क्या करोगे, अगर बोलोगे कि वर्क इंटू टॉर्क इज इक्वल्स टू वर्क स्क्वायर, गलत हो जाएगा। ये तो वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं W से, टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। तो अगर कहीं भी आपको ऐसा देखने को मिले कि W इंटू टाउ, या बोल सकते हैं W प्लस टाउ इज इक्वल्स टू 2 टाउ और 2W, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वांटिटीज क्या है, सिमिलर टाइप की नहीं है। क्लियर। ओके, देन सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज यूनिटलेस, ठीक है ना, यूनिटलेस। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी क्या है, यूनिटलेस है, देन इट मस्ट बी व्हाट, डायमेंशनलेस। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट नहीं है तो उसकी डायमेंशन नहीं होती। क्लियर। तीसरा पॉइंट इसी का अगर उल्टा लें, इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस, है ना, इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस, it doesn't mean that it will also be unitless. अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई क्वांटिटी डायमेंशनलेस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूनिटलेस भी होगी। इसका एग्जांपल जस्ट मैंने भी बताया आपको, एग्जाम्पल क्या था, प्लेन एंगल, है ना, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब देखिए इन दोनों की डायमेंशन क्या होती है, तो डायमेंशन दे आर डायमेंशनलेस, बट यूनिट क्या होती है, इसकी रेडियन होती है और इसकी स्टेरेडियन होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसकी क्या है, रेडियन और इसकी स्टेरेडियन, ठीक है। सेकंड पॉइंट में भी एग्जांपल आप देख सकते हो कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, यूनिटलेस। अब यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटीज कैसी होती हैं, जैसे मैं बोल दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े हो ना, जो पढ़े वही बता देता हूँ, म्यू या एन से कहीं पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होती है, कुछ नहीं, यूनिटलेस है। तो यूनिटलेस है तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस भी होगा। जैसे कुछ क्वांटिटी होती है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है ना, जैसे एक एग्जाम्पल और ले लीजिए आप, क्या, रिलेटिव डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी में क्या है कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट
डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ एयर या डेंसिटी ऑफ वाटर। मैकेनिक्स में अलग बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए डेंसिटी और डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ऊपर में भी आप देखोगे क्या कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, और नीचे वाटर की डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। तो ये दोनों यूनिट क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट या सॉरी ये जो रिलेटिव डेंसिटी की जो यूनिट आएगी वो क्या होगी, यूनिट लेस होगी। तो अगर ये यूनिट लेस है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डायमेंशन लेस होगा। सो सिंपल है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जल्दी से देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये आती है, द कांस्टेंट वैल्यू या मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, ठीक है ना। सो कांस्टेंट वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी is not considered in dimensions। कहने का मतलब ये कि अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो कांस्टेंट वैल्यू को डायमेंशन में सॉल्व करते टाइम कंसीडर नहीं करेंगे। एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या लिखा है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना काइनेटिक एनर्जी का, K इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv²। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी का क्या बताना है, डायमेंशन बताना है, तो इस हाफ को आप कंसीडर नहीं करोगे, आपको सिर्फ क्वांटिटीज़ को कंसीडर करना है। तो अगेन m फॉर मास m, v² क्या हो जाएगा, LT - 2 होल स्क्वायर। अब इसको क्या करो, L2 T - 4, तो क्या हो जाएगा m L2 T - 4। क्लियर। तो यहाँ पे ये 1/2 है, 1/3 है, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अपन को डायमेंशन में क्या करना है, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ को कंसीडर करना है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान रखिएगा। आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि डायमेंशंस है ना। तो इसमें डायमेंशंस के साथ क्या करना है आपको कि दे कैन बी क्या हो सकती हैं, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, बट they cannot be added or subtracted. Is that clear? Added or subtracted। अब यहाँ पे मैं डिफरेंट टाइप के फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। डिफरेंट टाइप मतलब फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा डायमेंशन में। जैसे मान लीजिए आपके पास फॉर एग्जांपल अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, तो डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ है ना, या डिफरेंट टाइप की उनकी डायमेंशंस है, या डिफरेंट टाइप की उनकी यूनिट्स है, तीनों पे ये वाली जो प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँ तो भी, अगर मैं क्वांटिटीज़ की बात करूँ तो भी, और अगर मैं यूनिट्स की बात करूँ तो भी, मतलब उनको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करते डिफरेंट टाइप की, है ना। उनको सिर्फ डिवाइड और मल्टीप्लाइड किया जा सकता है, और डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में जो आपके पास आंसर आता है वही आपका क्या होता है, फाइनल आंसर होता है। तो एग्जाम्पल के बेस पे जैसे आप बोलो कि अगर बोल दिया जाए LT - 1 दैट इज़ वेलोसिटी डायमेंशन, ठीक है ना, और प्लस LT - 2 क्या हो गया, ये किसकी डायमेंशन हो गई है, एक्सेलरेशन की। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि L कॉमन लिया, L कॉमन लेकर T - 1 T - 2 ऐसा करके, तो ये सॉल्व नहीं होगा, है ना, ये बस यहीं पे फ्रीज हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका ये नहीं। अगर मैं बोलूँ कि मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है, जी ज़रूर किया जा सकता है। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता तो डायरेक्ट आप लिख सकते थे L दैट इज़ L स्क्वायर, T - 1 T - 2 दैट इज़ T - 3। क्लियर। सो यही चीज़ होती है क्वांटिटीज़ के साथ भी। अगर 2 डिफरेंट टाइप की क्वांटिटीज़ हैं, सपोज आपके पास क्या है, एक फोर्स है और दूसरा क्या है, वर्क है, तो अगर आप दोनों को ऐड करो तो ऐड नहीं होगा, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करो तो सब्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है।
सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी जो आपको ध्यान में रखनी है डायमेंशन से डील करते वक्त, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट दो ही है, मतलब वैसे तो कि ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर क्या है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है या कांस्टेंट वैल्यू है या मैग्नीट्यूड में है जो फॉर्म, वो उसको आपको कंसीडर नहीं करना है। क्लियर। सो ये थे डायमेंशंस। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमेंशंस, जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमेंशंस तो हो ही गई, सॉरी। इसके बाद आपका आएगा एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। तो एप्लीकेशन में अपन डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।